Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good. All are well. मज़े आ गए, प्रमोट हो गए हैं. ठीक है ना, हमें पढ़ना नहीं पड़ा. बट ये हमें लग रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ मज़े आ गए, लेकिन आपको फ्यूचर में इस चीज़ का बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ लाइक करते हो. ठीक है, अब सपोज आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता लगता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो. आपको ये सब बातें क्लियर होती, बट नहीं हुई. ठीक है ना, तो अभी तो आपको फ़ायदा लग रहा है, इसमें बेनिफिट लग रहा है, बट इट इज़ नॉट योर बेनिफिट, इट्स योर लॉस. ठीक है, और हमेशा ऐसा लग नहीं होगा. सो आज से जैसे हमारी क्लास 11th स्टार्ट हो रही है, आज से ही अपनी एक कंटिन्यूटी बना के रखो. ठीक है, डेली अपनी पढ़ाई करो. ठीक है स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई करो रेगुलर. अगर आप रेगुलरली करोगे ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करोगे, तो क्लास 11th बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाएगी. ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना डे टू डे पढ़िए. ठीक है, उसको समझिए और अपनी ऑन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए. सो स्टूडेंट्स, आई एम श्रेया, योर बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री टीचर. ओके, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आई नीड योर कोऑपरेट एंड सपोर्ट टू. ओके, आप लोगों को कहीं पे कुछ भी डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप इमीडिएटली मुझसे कांटेक्ट करो. कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, जस्ट कांटेक्ट टू मी एट दैट टाइम. ओके, बट यू कैन से इट्स माई रिक्वेस्ट और इट मे बी माई ऑर्डर. डू रेगुलर स्टडीज़. ठीक है, रेगुलर स्टडीज़ अपनी करते रहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जिसने ABCD नहीं सीखी वो सेंटेंस कैसे सीख लेगा. ठीक है, तो इसलिए हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. भले ही हमारी बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन है, बट फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारे चैप्टर में. हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, एक एक जीती जागती दुनिया. कि एक जीती जागती दुनिया कैसी है. ठीक है, सपोज एक चींटी है, वो भी लिविंग है. एक हाथी है, वो भी लिविंग है. एक बर्ड है, वो भी लिविंग है. एक फिश है, वो भी लिविंग है. एक मंकी, वो भी लिविंग. इवन एक बैक्टीरिया, वो भी लिविंग है. और हम ह्यूमंस, हम खुद भी एक लिविंग है. हाउ इज इट पॉसिबल कि सब इतने डिफर हैं, एक दूसरे से इतने डिफर हैं, और फिर भी सब लिविंग है. हाउ इज इट पॉसिबल. कोई ऐसी भी प्रजातियां हैं, ऐसी भी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल एक तरह से हॉट टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री 80 डिग्री इवन 100 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे भी हमारे कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं. और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो -20 डिग्री टेम्परेचर पे भी पाई जाती हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं, हमारे ओशियंस में पाए जाते हैं. कितने ठंडे होते हैं. सपोज पॉलर बियर ले लो, बर्फ़ में रहता है. ठीक है, तो क्या सिमिलर है कि वो भी लिविंग है और हम भी लिविंग है. और क्या सिमिलर है कि उनको लिविंग होने के बाद भी हम ह्यूमंस नहीं कहते, और हम भी लिविंग है लेकिन हम ह्यूमंस हैं. ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट में हमें यही सब जानना है. वैसे अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, स्टडीज़ की होंगी, तो ये सब हमने हमारी क्लास 9th में भी पढ़ा है. क्लास 9th में हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, हमारा ये वाला चैप्टर है, जो ये यूनिट है, ये वहीं से ओरिजिनेट हुई है. क्लियर है. आई नो, अब पढ़ाई की आदत छूट गई ना. हम लोगों ने तो मैम फेब के बाद बुक्स ही नहीं खोली हैं, मार्च के बाद बुक्स नहीं खोली हैं, बट खोलनी पड़ेंगी बेटा. ठीक है, ऐसा लग बार बार नहीं होता कि आप ऐसे ही प्रमोट हो जाओगे और उसमें आपका ही लॉस है. प्रमोट होने से नई क्लास तो मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर में कोई क्या नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी ऐसे बार बार. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आइए हम नई क्लास में भी आपका वेलकम करते हैं नए चैप्टर के साथ. ठीक है, इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, और अपने डाउट्स मुझसे पूछिएगा. ठीक है, फर्स्टली आई जूम इट. सो, और हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुक्स ले लो बाबू, क्योंकि विदाउट बुक्स कुछ नहीं होने वाला. जो मैं पढ़ाऊंगी फिर आप बोलोगे मैम समझ नहीं आ रहा है. कैसे समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगी मैं वीडियो से पढ़ाऊंगी, वीडियो में पढ़ाऊंगी. आप लोगों को अपनी बुक में से पढ़ना तो पड़ेगा ना. मैंने सपोज करो कुछ गलत बता दिया, आपको कैसे पता लगेगा. अपनी बुक में उसे देखोगे तभी तो समझोगे ना कि मैम ने सही बताया है या गलत बताया है. ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. कि कितना अजब
गजब है, हमारी एक जीती जागती दुनिया कितनी सुंदर है। ठीक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। जो लिविंग टाइप्स हमें मिल रहे हैं, जो जीव जंतु हमें मिल रहे हैं, इतनी प्रजातियां हमें मिल रही हैं, वो अमेजिंग है खुद में ही। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कॉल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स। सेम देखिए वही बात जो मैंने जस्ट अभी आपको कही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इतने अलग अलग हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहाँ वो रहते हैं। ठीक है। इतने अलग अलग मौसम में रहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बिल्कुल ठंडे पहाड़ों पे, घने जंगलों में, ओशियंस में, ठीक है ना, फ्रेश वाटर के लेक्स में, झील में, झरनों में, रेगिस्तान में, लीव्स पे, ठीक है, सॉरी स्प्रिंग्स, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं एक तरह से, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। ये सब बातें हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर देती हैं, एक तरह से कहते हैं हमारी बोलती बंद कर देती हैं, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, सबकी सुंदरता इतनी है कि हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारा गैलोपिंग हॉर्स होता है उसकी होती है माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो माइग्रेट करके अलग अलग मौसम में हमारे यहाँ आती हैं, कुछ हमारे यहाँ से जाती है। ठीक है। माइग्रेटिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है। इन द सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, फूलों की सुंदरता, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर देती हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। देखिए जो हमारी इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, वो चाहे एक इंसान की आपस में हो, दूसरी कम्युनिटी से हो, एक प्रजाति की आपस में हो, या दूसरी प्रजाति से हो, या खुद से ही हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं कि क्या सही है, कैसे सब सेम है, कैसे सब डिफरेंट है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू वॉट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन सकते हैं और दो ही आंसर्स निकल सकते हैं। फर्स्ट टेक्निकली होता है कि क्या ऐसा है जो कुछ को लिविंग कर रहा है और कुछ को नॉन लिविंग कर रहा है। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेक्स अस लिविंग एंड व्हाट मेक्स अनदर्स नॉन लिविंग। ओके। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन। अब हमें देखते हैं लिविंग क्या होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 92-94% स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे मैम लिविंग वो होते हैं जो सांस लेते हैं। और मैं इस चीज़ से कुछ सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि सब स्टूडेंट्स एक से ही होते हैं, उनका जवाब ये होता है मैम जो सांस लेते हैं वो लिविंग है। कुछ क्लास 9 के बेसिस पे क्या कहेंगे, मैम जो जो सेल से मिलके बने हैं वो लिविंग है, यही कहेंगे ना। बट इज इट रियल? क्या यह ही सच है? सिर्फ जो सांस लेते हैं, क्या एक यही कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ है ये डिफाइन करने के लिए कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? सोचिए, बताइए मुझे। ओके। देखिए जब भी हम लिविंग, देखिए मैं अपनी ऑन लैंग्वेज में अगर बताती हूँ आपको, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं कि अगर वो लिविंग हैं तो ही वो ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे कि जो हमारा वेरी फर्स्ट होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ग्रो करेंगे। आप ग्रो कर रहे हो? बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, ग्रो करते हैं हम, तभी तो हम छोटे से बच्चे थे और आज हम इतने बड़े हो गए। हमने ग्रो किया तभी तो इतने बड़े हो गए, ऐसे ही थोड़ी हो गए। प्लांट्स हैं, ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप एक छोटा सा पौधा आज लगाओ और कुछ टाइम बाद देखो वो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि ग्रो करने का मतलब क्या है, कैसे ग्रो कर रहा है वो। देखिए ग्रो करने से मेरा मतलब है, या हमारी बुक का मतलब है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, कि उसका मास भी इंक्रीज होना चाहिए। मास मतलब उसका वेट। ठीक है। अगर मैं एक न्यू बॉर्न बेबी की बात कर लूँ, वो औसत कितना होता है, 5 to 6 kg का, इससे ज़्यादा का नहीं होता वो। ठीक है। इससे भी कम का ही होता है वन। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, 2 से 2.5 किलो के बच्चे होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे कितने हैं, कितने वेटेड हो जाते हैं वो। ठीक है। अब बात करोगे इंक्रीज नंबर, मैम इंक्रीज इन नंबर कैसे हो जाएंगे, हम तो एक थे एक ही तो हुए हैं। ये थोड़ी हम छोटे से एक थे, बड़े होते होते हम 2-4 हो गए हैं। इंक्रीज इन नंबर क्या हो रहा है, योर सेल्स।
ठीक है, आपकी जो सेल्स है उनका नंबर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये होते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। जो मास है और जो इंक्रीजिंग नंबर है ये हमेशा ग्रोथ की क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिवली होते हैं, कि हम इन्हें साइड बाय साइड ही हमेशा पढ़ते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करती हूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं हम क्या होगा। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट वेट किड्स, just wait. Yes, now it's okay, it's perfect. तो जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ये कैसे डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। ये आप क्लास 9 और 10 से पढ़ते आ रहे होंगे। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। अगर मैं यही बात प्लांट्स में करती हूँ, प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है बाय बर्थ टिल डेथ। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल डिवीजन प्रोसेस है कंटिन्यू चलता ही रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। लेकिन अगर मैं यही बात इसमें मैमल्स में करूँ या एनिमल्स में करूँ, ये एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद उनकी बॉडी में कोई ग्रोथ कोई डेवलपमेंट नहीं होता। तो अब आप कहोगे कि मैम कैसे, देखो अरे हमारी यंग स्टेज आती है, यंग स्टेज के बाद क्या होता है, इंसान बुढ़ापे की ओर जाने लगता है ना। ठीक है, क्या होने लगता है, बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, उसकी बॉडी में फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, हर चीज़ डिक्रीज होने लगती है। तब आप बोलोगे मैम तो क्या वो मरा हुआ हो गया, क्योंकि ये तो ग्रो लिविंग का कैरेक्टर्स था ना कि वो ग्रो करेगा, यही था। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। देखते हैं हम। हाउ एवर सेल डिविजन, देखिए मिल गया ना, कुछ सेल्स में सेल डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है। क्या होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यू स्टूडेंट चलता रहता है। ठीक है, कैसे चलता रहता है आइए देखते हैं हम। तो स्टूडेंट कहाँ पे थे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें बस एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन चलता है। उसके बाद सिर्फ कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें चलता है, स्पेशल भी नहीं कह सकते, जो डैमेज हो जाती हैं वो न्यू बनती हैं, रीजनरेशन कह सकते हैं हम, लेकिन डिवीजन नहीं बोल सकते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। वन जैसे कि हम इसको सिंपली किसमें कर सकते हैं ऑब्जर्व, अमीबा में, अंडर माइक्रोस्कोप और इन विट्रो कंडीशन के अंदर हम अमीबा में देख सकते हैं, हमारे यूनिसेलुलर है। अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ जैसे कि एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, ठीक है, उनमें जो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो भी कैसे इवेंट है, एक सेल डिवीजन का ही क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर किसी का बॉडी वेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो भी एक तरह की क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम मास का बढ़ना या वेट का बढ़ना एक क्राइटेरिया लें कि अगर वेट बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, तो फिर नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है।
सपोज आज एक छोटा सा पहाड़ है, उसमें मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, वो कल को बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, जो रेत के ढेर होते हैं, रेत की जो ढेरी होती है, ऐसे ही उसमें भी होगा। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, लेकिन इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो मैटर के या मटेरियल के एक्यूमुलेशन होने से हो रही है। जो सरफेस पे मटेरियल क्या है वो इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, वो ग्रोथ अंदर से हो रही है, उनकी सेल्स में हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्राइटेरिया है, ग्रोथ भी एक क्राइटेरिया होता है किसका, लिविंग्स का। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। अरे ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो, अरे वाह। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑफ स्प्रिंग्स, या फिर जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन। ठीक है, और उसके अलग अलग मेथड्स भी आप पढ़ के आए हो, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह के मेथड्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड के थ्रू क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, तो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कांट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से रेप्लिकेट करने के लिए कैपेबल नहीं होता। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म वर्ड। हैव यू एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द डे टू डे रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन अ इंडिविजुअल्स बॉडी। एक इंडिविजुअल की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से मिलके बनते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स, वाइटामिन एटसेट्रा। कंटिन्यू क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दिस कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शंस, ये कन्वर्जन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इसमें क्या होता है, 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका होता है, लिविंग का ही क्राइटेरिया है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, फंगाई हो, माइक्रोब हो, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है आ गया इसमें, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक बॉडी के अंदर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो हम बाहर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको टेस्ट ट्यूब में भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डिफाइनिंग फीचर है जो उन्हें डिफाइन करता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि हाँ इसमें नहीं हो रही है, एक्सेप्ट दिस सब में हो रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है, सब में होती है A to Z। Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reactions. Hence cellular organization of the body is defining feature of life form. ये हम पता है, ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स का ऑर्गेनाइज होना, सेल्स का बनना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है लाइफ फॉर्म्स का। ठीक है, कि जो लिविंग है उसमें सेल 100% मिलेगी। सो स्टूडेंट्स आज हम इतने ही रखते हैं क्योंकि आपकी हैबिट भी छूट चुकी है पढ़ने की, और अभी शायद क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बुक्स भी नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स अपना एक वन साइड रजिस्टर बनाइए बायोलॉजी का, अपनी बुक्स लीजिए, केमिस्ट्री की बुक्स लीजिए, आपकी NCERT बुक आएगी, और साथ में अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए लेनी है तो आप टेक्स्ट बुक लीजिए प्रदीप की। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।